टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, पहले समझ लो कि रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है। रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि रेगुलर बॉडीज की बात होगी। रेगुलर बॉडीज, इसमें आपको ड्रिंग, डिस्क, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ये क्या है, रेगुलर बॉडीज हैं जो कि घूमती हैं एक प्रकार से, वो बोलते हैं। ठीक है, हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन की कहानी क्या है, अलग है रोलिंग फ्रिक्शन में। मान लो कि मैंने आपको दे दिया कि एक ब्लॉक है, क्या रख रखा है यहाँ पे, एक ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5, कितनी दे दी, 0.5। तो यहाँ पे जो एफएस मैक्स लगेगा, आपने फोर्स लगा दिया, मान लो यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स, कितना लगा दिया, 50 न्यूटन। तो यहाँ पे एफएस मैक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस की वैल्यू 0.5, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू में 100, तो कितनी आ जाएगा, 50 न्यूटन। आपने फोर्स 50 लगाया। अब यहाँ पे हम फोर्स जो लगाते हैं, हमने पहले पढ़ा है कि हम जितना फोर्स लगाएंगे, मान लो आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा, 10 न्यूटन। आपने फोर्स लगाया 20, तो फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा, 20। आपने फोर्स लगा दिया मान लो 30, तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा, 30। आपने फोर्स लगा दिया 40 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा, 40। यानी कि ब्लॉक को रोक के रखेगा जब तक उसके पास ताकत है। आपने फोर्स लगा दिया यहाँ पे 50, तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा, 50। आपने यहाँ पे फोर्स जो लगा दिया 60, तो फ्रिक्शन तो 50 लग सकता है, इतना ही लगेगा और ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। यानी कि अब 60 लगा दिया तो बॉल चल पड़ेगा, अब 50 लगता रहेगा जब तक ब्लॉक रुकेगा नहीं। यहाँ पे यही काइनेटिक फ्रिक्शन है और यही स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे ये ब्लॉक की कहानी थी यहाँ पे। बट अगर ब्लॉक की जगह पे आपको कोई रेगुलर बॉडीज दे दे, मान लो रिंग दे दिया, फिर डिस्क दे दिया या व्हील बोल दिया, तो उस केस में फ्रिक्शन की कहानी क्या होती है, अलग। मान लो इतने ही मास का ये क्या है, रिंग डिस्क है, इतने ही मास की क्या दे दी आपको, डिस्क दे दी, कितने की, 10 kg की। फ्रिक्शन की वैल्यू यही है 0.5। आपने फोर्स लगा दिया इसके सेंटर पे कितना, 60 न्यूटन का, कितना लगा दिया, 60 न्यूटन। एफएस मैक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 50। एफएस मैक्स की वैल्यू कितनी है, 50। तो यहाँ पे 50 नहीं लगता, यहाँ पे 50 नहीं लगता। रेगुलर बॉडीज के केस में फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा रोलिंग मोशन को सपोर्ट करता है। वो उतना ही लगता है जिस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहे, रेस्ट में रहे। बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहे, रेस्ट में, तो उतना ही फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वजह से बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहे, वजह से रेस्ट में रहे। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इतना ही लगेगा कि बॉटम मोस्ट पॉइंट उस केस में रेस्ट में रहे। ये नहीं है कि लग सकता है 50 बट लगेगा नहीं। यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा, वो जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगता है इस केस में, अगर डिस्क दे रखी है तो फ्रिक्शन कितना लगता है, जो अप्लाइड फोर्स है उसका 1/3 लगता है। अप्लाइड फोर्स का कितना लगता है, 1/3। तो फ्रिक्शन यहाँ पे कितना लग जाएगा, 20 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, 20 न्यूटन। और प्योर रोलिंग मोशन होगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। फ्रिक्शन कितना लग जाएगा इसके ऊपर, 20 न्यूटन। अगर आपने सेंटर पे 60 का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, 20 न्यूटन। तो फिर आप कहोगे कि यहाँ पे वो लो फेल हो गया कि हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या करता है, जितना आप अप्लाइड फोर्स करोगे फ्रिक्शन भी उतना ही लगेगा। यहाँ पे 50 लग सकता है तो 20 क्यों लगा, 50 लगना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो फ्रिक्शन है वो इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट को रेस्ट में करना चाहता था। क्या करना चाहता था, बॉटम मोस्ट पॉइंट को रेस्ट में। अगर ब्लॉक है तो उस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट को रेस्ट में करना चाहता था, बट उस केस में अगर ब्लॉक है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में, तो ये नहीं हो सकता कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहे और बॉडी आगे की तरफ मूव करती रहे। ब्लॉक के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा तो पूरी बॉडी ही रेस्ट में रहती है। बट अगर रेगुलर बॉडी है तो उस केस में ऐसा पॉसिबल है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट तो रेस्ट में रहे और बाकी बॉडी आगे की तरफ मूव करती रहे। इसमें यहाँ पे रोलिंग, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगता है इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। कि अगर आपने अप्लाइड फोर्स करा और फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रह रहा और फिर जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन एक टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स है, ये एनर्जी का लॉस नहीं करता। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहता है। तो यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहा है, रेस्ट में। तो रोलिंग फ्रिक्शन भी इज ए टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एक टाइप है किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन ही बोल सकते हो रोलिंग फ्रिक्शन को। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन भी क्या है,
कंजर्वेटिव फोर्स है, एनर्जी का लॉस नहीं करता। रोलिंग फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट इज़ ए कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर पूछ लिया ऑप्शन में दे रखें क्या रोलिंग फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि एक टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है नेचर में कंजर्वेटिव, तो रोलिंग फ्रिक्शन भी क्या है कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो आप नोट करके लिख सकते हो रोलिंग फ्रिक्शन इट इज़ ए टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स। और ये क्या है कंजर्वेटिव फोर्स है रोलिंग फ्रिक्शन। तो अगर डिस्क है तो डिस्क में अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रखना है आपको रेस्ट में रखना है, तो जितना आप अप्लाइड फोर्स करते हो फ्रिक्शन क्या लगता है उसका 1/3 लगता है और बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहता है रेस्ट में। अगर इससे 20 से आपने कम लगाया या फिर 20 से ज़्यादा लगाओगे तो वो प्योर रोलिंग मोशन नहीं होगी। अगर आपने 1/3 से ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो क्या होगा इस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं होगा। यानी कि जो मोशन होती है रोलिंग मोशन भी 3 टाइप की होती है। एक इस केस में क्या होगा एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन, एक होती है रिटार्डेड रोलिंग मोशन और एक होती है यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन। सिलेबस में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन या फिर एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन होती है। यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन में तो अब आपने पढ़ लिया कि उसमें वी भी कांस्टेंट रहता है और ओमेगा भी क्या रहता है कांस्टेंट, जो अभी पढ़ा था पीछे रोलिंग मोशन में। जो प्योर रोलिंग मोशन थी जिसमें वी भी कांस्टेंट था और ओमेगा भी कांस्टेंट था और बड़ी बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या था रेस्ट में, वो थी प्योर रोलिंग मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं रोलिंग मोशन। एक होती है एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन जिसमें वी भी बढ़ता है ओमेगा भी बढ़ता है और वी क्यूब इसमें क्या आएगा ए आएगा, या कि फोर्स लग रहा है तो एक क्या आएगा आपने फोर्स अप्लाइड फोर्स लगाया तो ट्रांसलेशन मोशन होगा, इसकी वजह से क्या होगी वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा और एक्सेलरेशन की वजह से क्या आएगी बॉडी चलेगी, जिसकी वजह से वेलोसिटी भी क्या होगी बढ़ती जाएगी। आपने फोर्स लगा दिया तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा इसकी वजह से और एक्सेलरेशन आया तो वेलोसिटी यानी कि बॉडी चलेगी। ट्रांसलेशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन है तो यहाँ इसके पास क्या आ जाएगी ट्रांसलेशन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी क्या होगी बढ़ेगी। और इसमें एक सेंटर से हटके अगर फोर्स लगता है फ्रिक्शन की वजह से क्या आएगा टॉर्क, फ्रिक्शन की वजह से क्या लगेगा टॉर्क, जिसकी वजह से ये घूमना शुरू होगी यानी कि ओमेगा आएगा। टॉर्क की वजह से क्या आएगा यहाँ पे अल्फा, टॉर्क की वजह से क्या आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से ओमेगा और ओमेगा यानी कि बढ़ेगा। ओमेगा क्या होगा यहाँ पे एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन में अल्फा भी बढ़ यानी कि ओमेगा भी बढ़ता है और वी भी बढ़ता है, ओमेगा भी बढ़ता है और वी भी बढ़ता है। और v इक्वल टू आर ओमेगा होता भी होता है और a इक्वल टू आर अल्फा भी होता है। बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहता है इसमें भी रेस्ट में रहता है। यहाँ पे जो ये मोशन होगी ये क्या होगी एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन होगी, इसमें v भी बढ़ेगा और ओमेगा भी बढ़ेगा और कुछ इस तरीके से बढ़ते हैं कि बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहता है हमेशा रेस्ट में रहता है। यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन में क्या होगा v भी कॉन्स्टेंट ओमेगा भी कॉन्स्टेंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा रेस्ट में। और एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन में क्या होगा v भी बढ़ेगा ओमेगा भी बढ़ेगा बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा, यानी कि इसमें v इक्वल टू आर ओमेगा भी होगा और a इक्वल टू आर अल्फा भी आता है। ठीक है, इसमें जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि पीछे भी रोलिंग मोशन में कि 2 टाइप ऑफ वेलोसिटी थी, यहाँ पे क्या होंगे 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन और एक रोटेशनल एक्सेलरेशन। रोलिंग या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे ट्रांसलेशनल एक्शन जो सेंटर पे फोर्स लगा है, रोटेशनल एक्सेलरेशन टॉर्क आएगा जो फ्रिक्शन लगा है सेंटर से हटके अगर कोई फोर्स लगता है तो बॉडी घूमना शुरू होती है, उसकी वजह से टॉर्क आएगा, टॉर्क की वजह से क्या आएगा अल्फा। तो यहाँ पे भी इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास 2 एक्सेलरेशन होंगे, एक ट्रांसलेशन की वजह से और एक रोटेशन की वजह से। तो यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा रेस्ट में और v भी बढ़ेगा और ओमेगा भी बढ़ेगा, तो ये क्या है एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन है। तो यहाँ पे एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन करवानी है तो उस केस में फ्रिक्शन को कितना लगना पड़ेगा 1/3 लगता है डिस्क के केस में, तभी यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन या फिर एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन पॉसिबल है, वरना नहीं। आप इसमें इसके अलावा 20 के अलावा कुछ भी लगा के देखोगे तो बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं रहता। तो अगर डिस्क है तो रेगुलर बॉडीज के केस में आप कहोगे कहानी चेंज हो जाती है, यहाँ पे फ्रिक्शन जो है उतना नहीं लगता कि बॉडी रेस्ट में रहे, यहाँ पे उतना लगेगा कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहे, बस पूरी बॉडी चलती रहे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहना चाहिए रेस्ट में रहना चाहिए। ब्लॉक के केस में क्या था
कि बॉटम मोस्ट पॉइंट को रेस्ट में रखोगे तो पूरी बॉडी क्या रहे, यहाँ पे भी उसका मकसद यही था कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहे, बट ब्लॉक के केस में अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा तो पूरी बॉडी रेस्ट में रहती है। तो इसमें जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना लगेगा, जब तक रोकने की कोशिश करेगा, जब तक रोक सकता है रोकेगा। बट रेगुलर बॉडीज के केस में क्या करता है, रोलिंग मोशन को सपोर्ट करता है, तो जितने की जरूरत है उतना ही लगता है, चाहे वो कितना भी लग सकता है। यहाँ लग सकता है 50 बट लगेगा कितना 20 की, ताकि यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन, एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन हो। ठीक है, प्योर रोलिंग मोशन बोल दो, एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन बोल दो, दोनों का मतलब सेम है, बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहता है। मीनिंग अलग अलग है, दोनों ही केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहता है, बट यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन में वी और ओमेगा दोनों कांस्टेंट रहते हैं। एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन में क्या होता है, वी भी बढ़ता है और ओमेगा भी बढ़ता है, और कुछ इस तरीके से कि बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहता है, रेस्ट में। ठीक है, ये होती है एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन। रिटार्डेड रोलिंग मोशन में बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहता है, बट वी भी डिक्रीज होता है, ओमेगा भी डिक्रीज होता है, वो सिलेबस में इतना आता नहीं है। ठीक है, उसमें एक हम खुद से उसको एक और फोर्स लगाते हैं अपोजिट में, जिसकी वजह से वी कम हो और ओमेगा भी कम हो। अब इस केस में कि अगर इतना ही क्यों लगता है, अगर डिस्क है तो उसमें फ्रिक्शन 1/3 ही क्यों लगता है। आप इसमें करके देख लो, एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। आपको डिस्क दे दी, मास दे रखा आपको 60 kg, सेंटर पे F का फोर्स लगा दिया आपने 60 न्यूटन। यहाँ पे आप मेरे को निकाल के बता दो, टॉर्क बता दो कितना लगेगा, अल्फा बता दो, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बता दो, और फ्रिक्शन कितना लगेगा ये बता दो। ये 4 बता दो। ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा, टॉर्क बता दो कितना लगेगा, और फ्रिक्शन कितना लगेगा ये बता दो। डिस्क है, आप मास 60 kg दे रखा है, रेडियस इसके आपको दे रखा है, रेडियस मान लो इसकी 2 मीटर, रेडियस कितनी दे दी 2 मीटर। इसमें टॉर्क बता दो, अल्फा बता दो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बता दो, और फ्रिक्शन बता दो।
पहले तो बताओ तीनों मोशन में फ़र्क समझ आ गया। रोलिंग यूनिफॉर्म मोशन, रोलिंग मोशन, एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन, रिटार्डेड रोलिंग मोशन। यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन में v और ओमेगा दोनों कांस्टेंट रहते हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहता है, रेस्ट में, यानी कि v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन में v भी बढ़ रहा होता है, v भी इंक्रीज, ओमेगा भी इंक्रीज, और v बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहता है, और v इक्वल टू r ओमेगा तो होगा ही होगा, बट a इक्वल टू भी क्या होगा, r अल्फा। रिटार्डेड रोलिंग मोशन में क्या होता है, v इक्वल टू r ओमेगा होता है, बट उसमें v भी डिक्रीज होता है और ओमेगा भी डिक्रीज होता है। मान लो गाड़ी चल रही है, एकदम से आप चाबी बंद कर दो तो वो थोड़ी दूर तक चलती है, वो क्या होती है, रिटार्डेड रोलिंग मोशन होती है, जिसमें v भी डिक्रीज होता है और ओमेगा भी डिक्रीज होता है, और कुछ इस तरीके से कि v इक्वल टू क्या रहता है उसमें, r ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसमें अप्लाइड फोर्स कितना है, 60, एफ मैक्स कितना, फ्रिक्शन तो आपने पूछा ही नहीं, 0.5 कितना दे रखा है यहाँ पे, 0.5। तो यहाँ पे एफ मैक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, म्यू एस इंटू एन। इसमें आपको पहले ये भी निकालना पड़ेगा, एफ एक्स मैक्स यहाँ पे हमें अप्लाइड फोर्स जो फ्रिक्शन लगना है वो 1/3 चाहिए, यानी कि 20 चाहिए। पहले आप ये देख लो कि एफ एस मैक्स की वैल्यू 20 है भी या नहीं, उतनी होनी तो चाहिए। तो यहाँ पे एफ एस मैक्स म्यू एस वैल्यू 0.4 इंटू में नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, 600, कितना लग रहा है यहाँ पे, 30 न्यूटन। एफ एस मैक्स की वैल्यू 30 है, ज़रूरत कितनी की है, 20 की, तो लग सकता है, तो यहाँ पे लग जाएगा कितना, 20 न्यूटन। 300 नहीं है, 30 का 300 नहीं है, सॉरी 300। तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, 20 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना लग जाएगा यहाँ पे, 20 न्यूटन। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो गया, अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन। एफ नेट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 40 न्यूटन। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, एफ नेट बाय में मास, नेट फोर्स कितना है, 40, नेट फोर्स कितना है, 40 डिवाइड बाय में मास कितना है, 60, कितना आ जाएगा, 2/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन। एसीएम की वैल्यू आ गई आपके पास 2/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू पता लगी, कितनी लग जाएगी, 20 न्यूटन। 2 पता लग गया आपको। नेट फोर्स इधर 20 लग रहा है, इधर फ्रिक्शन लग गया 20, नेट फोर्स 40 हो गया। अब यहाँ पे देखो, टॉर्क निकालना है तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, या फिर एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। टॉर्क किसके इक्वल होता है, आर इंटू एफ के इक्वल। टॉर्क किसके इक्वल होता है, आर इंटू एफ। आर की वैल्यू कितनी है, 2, और फोर्स टॉर्क जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ओनली एंड ओनली 20 की वजह से। इस 60 की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये सेंटर पे ही लग रहा है। अगर सेंटर से हटके कोई फोर्स लगता है तो ही टॉर्क आता है। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 20, 40 न्यूटन मीटर, इतना आएगा टॉर्क। और एक टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था आई इंटू में अल्फा, एक टॉर्क का फॉर्मूला था आई इंटू अल्फा। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, mr²/2। डिस्क में आई की वैल्यू कितनी होती है, mr²/2। मास कितना है, 60 इंटू में 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, 2, 120 आ जाएगा। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। यहाँ पे पुट कर दो, आई की वैल्यू 120 इंटू में अल्फा, और टॉर्क कितना है, 40। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइड बाय में 120, यानी कि 1/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, अल्फा। तो यहाँ से अल्फा आ गया आपके पास 1/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और टॉर्क जो है वो कितना आ रहा है, 40। अब इस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट है, तो इसके पास जिस तरीके से 2 वेलोसिटी थी बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास, एक ट्रांसलेशन की वजह से, एक रोटेशन की वजह से, तो यहाँ पे भी बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास कितने एक्सेलरेशन होंगे, 2, एक ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन और एक रोटेशन की वजह से, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वजह से। तो ट्रांसलेशन की वजह से कितना होगा एक्सेलरेशन, 2/3 इतना होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक रोटेशन की वजह से a इक्वल टू आर अल्फा, एक ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा की वजह से आ जाएगा a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/3, और कितना है, 2, तो कितना आ जाएगा इधर, 2/3। तो नेट बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या है, 0। बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, 0। a इक्वल टू आर, अल्फा की वैल्यू 1/3, तो रोटेशन की वजह से, अल्फा की वजह से जो एक्सेलरेशन हो, तो 1/3 अल्फा है, a इक्वल टू आर अल्फा करो ना।
कितना आ जाएगा 2/3। बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास यहाँ पे जिस तरीके से पीछे दो वेलोसिटी थी रोलिंग मोशन के केस में, एक ट्रांसलेशन की वजह से और एक रोटेशन की वजह से, तो सेम यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन है, एक ट्रांसलेशन की वजह से और एक अल्फा की वजह से, यानी कि रोटेशन की वजह से। आगे समझिए क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप 20 के अलावा मान लो 10 न्यूटन लगा के देख लो, बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं आएगा, A = R अल्फा नहीं होगा, ठीक है। जो एक ट्रांसलेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा और रोटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 नहीं होगा, इसलिए 1/3 लगता है रेगुलर बॉडी अगर गिवन है तो। डिस्क के केस में कितना लगेगा 1/3। आप निकाल के भी देख लो, इसका प्रूफ भी हो सकता है कि 1/3 ही क्यों लगा। किसका R की वैल्यू कितनी है और अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/3। आगे समझ, ये A तो है ट्रांसलेशन वाला 2/3। एक अल्फा आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि अगर अल्फा आपको दे रखा है और आपने एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो A = क्या करते हैं R × अल्फा करते हैं। रिलेशन होता है V और ओमेगा में, V = क्या कर दो R × ओमेगा क्रॉस R, तो V आ जाएगा। इसी प्रकार अगर अल्फा दे रखा है तो वहां से आपके पास एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन A = R अल्फा। अल्फा और A में रिलेशन होता है, A = अल्फा क्रॉस R करते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो इसके पास एक तो क्या हो जाएगा, इसके पास रेडियन 1/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ये होगा, और एक इसके पास ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन होगा 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास कितने एक्सेलरेशन होंगे, 2, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन की वजह से, और बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा इसमें रेस्ट में। अब यहाँ पे 1/3 क्यों आया, इसमें कोई रेगुलर ले लो, F का फोर्स लगा दो, फ्रिक्शन ले लो FR का, जनरल फ्रिक्शन लगा दिया FR का, वहाँ से निकाल के देख लो 1/3 ही आता है। करके दिखा देती हूँ, देखो मान लो 1/3 ही क्यों लगता है अगर बॉटम मोस्ट रोलिंग मोशन होगी। अब इस केस में क्वेश्चन ये आ जाता है कि इस केस में ये पूछ लिया कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू जो है Fx मैक्स की वैल्यू मान लो ही 10 जाती, कितनी आ जाती 10, तो क्या होता वो 10 लग जाता और रोलिंग मोशन नहीं होती, फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं रहता। आंसर तो इसी तरीके से निकल जाते चारों की चारों जो पूछ रखे हैं, बट उस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं रहता। अगर Fx मैक्स की वैल्यू जरूरत कितनी है 20 से ही कम है, तो ये नहीं है कि 20 है ही कम और लग जाए 20, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर Fx मैक्स की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पे 10 लग जाएगा, और फिर आप चारों क्वेश्चन निकाल सकते हो। पूछे कि यहाँ पे रोलिंग मोशन एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन हो रही है नहीं हो रही, तो आप कहोगे नहीं हो रही, बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं है, ठीक है। अगर इस केस में हमें ज़रूरत ज़्यादा की है कम है, तो उस केस में जितना है उतना लग जाता है और एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन फिर नहीं होगी। और 1/3 लगने पे ही डिस्क के केस में 1/3 लगने पे ही एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन होती है, ठीक है। अब इस केस में मान लो जनरल ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आप इसमें क्या कर लो, सेंटर पे F का फोर्स लगा दिया आपने, क्या लगा दिया F का फोर्स। फ्रिक्शन आप क्या मान लो FR मान लो, जनरल आपने क्या मान लिया फ्रिक्शन FR का मान लिया। रेडियस क्या है इसके पास R है, रेडियस कितनी है इसके पास R। तो यहाँ पे अब इसके बाद नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी F माइनस FR, यह आ जाएगा नेट फोर्स, इतना आ जाएगा नेट फोर्स। यहाँ पे फ्रिक्शन डिस्क है, क्या दे रखी है आपको डिस्क, तो एक्सेलरेशन A सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा F माइनस FR, मास मान लो इसका क्या है M, तो डिवाइड बाय में M, ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे टोर कितना आ जाएगा FR इंटू में R, इतना टोर का जाएगा। और एक टोर का फॉर्मूला होता है I इंटू अल्फा। आपने जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पढ़े हैं सभी में mr² कॉमन है कि नहीं, सब में कॉमन है mr²/2 mr², 2/3 mr²। तो जो mr² के आगे जो कोफिशिएंट होता है उसको बीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बीटा, बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। जनरल कोई भी बॉडी है कि हमें नहीं दे रखी कि भाई वो डिस्क है रिंग है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया तो आप क्या कह दो बीटा mr²। अब रिंग बोल दिया तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, डिस्क बोल दिया तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, होलो स्फीयर बोल दिया तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, सॉलिड स्फीयर बोल दिया तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या पुट कर दोगे बीटा mr², क्योंकि हमने जनरल बॉडी लिया रेगुलर, ये क्या डिस्क ले रखी है तो हमें पता ही है I की वैल्यू mr²/2 होगी वैसे भी, तो पुट कर दो इसमें टॉर्क इक्वल टू mr²/2
इंटू में अल्फा, और टॉर्क हमारे पास कितना है एफ आर इंटू में आर, यानी कि यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू में अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ इंटू में 2 डिवाइड बाय में एम आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, लिया जाएगा 2 एफ आर डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा एम आर, ये क्या आ जाएगा आपके पास अल्फा, कितना गया अल्फा गया आपके पास। अब इस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट हमें पता है कि यहाँ पे रोलिंग मोशन करवानी है, तो इस केस में ए इक्वल टू क्या कर दो आर अल्फा, ए इक्वल टू क्या पुट कर दो इसमें, ए इक्वल टू आर अल्फा। यहाँ पे ये मान के चलना पड़ेगा कि ए इक्वल टू क्या है आर अल्फा, तभी प्रूफ होगा कि 1/3 फ्रिक्शन लगता है। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, एफ माइनस एफ आर डिवाइड बाय में एम आर इंटू में अल्फा कितना है आपके पास 2 एफ आर डिवाइड बाय में एम आर से आर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो यहाँ पे एफ माइनस एफ आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 एफ आर के, तो इसको इधर ले जाओ तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 एफ आर, तो यहाँ से एफ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी f बाय में 3। तो इतना ज़रूरी है बॉटम मोस्ट पॉइंट को रेस्ट में रखने के लिए, आगे समझिए। तो डिस्क के केस में कितना लगता है 1/3 लगता है। एनी डाउट, बाकी का इसमें कल करेंगे।